मूवी के स्टार्ट में हमें एक बेकी नाम की लड़की को दिखाते हैं जो कि माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही है और उसकी अभी डैम से नई नई शादी हुई है। डैम भी एक माउंटेन क्लाइंबर है। पहाड़ों पर चढ़ना इनका शौक था, इसलिए ये लोग अक्सर ऐसी जगहों पर आते रहते थे। ये कपल अपनी लाइफ में बेहद खुश हैं। इनके साथ बेकी की एक फ्रेंड भी थी जिसका नाम हंटर था। खैर, पहाड़ पर चढ़ते हुए बेकी के हस्बैंड यानी डैम का एक हाथ परिंदे के घोंसले पर लग जाता है, जिसकी वजह से जब वह परिंदा डर कर बाहर आता है तो बेकी के हस्बैंड का बैलेंस खराब होकर वो नीचे गिर जाता है। मगर क्योंकि वो रस्सी से बंधा हुआ है इसलिए वो नीचे लटक गया था। बेकी और हंटर उसको बचाने की काफी कोशिश करती हैं, मगर वो उसको ऊपर खींच नहीं पा रही थी। तभी रस्सी का हुक निकल जाता है, जिससे डैम नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इस हादसे का बेकी की जिंदगी पर बहुत ही गहरा असर हुआ था। 1 साल गुजर चुके थे, मगर अब भी बेकी ने अपने हस्बैंड के जले हुए राख को संभाल कर रखा हुआ था। और तो और वो डैम के गम में शराबी भी बन चुकी थी। बेकी की ऐसी हालत देखकर उसके फादर काफी परेशान हो जाते हैं और हंटर को बुलवाते हैं, यानी बेकी की वही बेस्ट फ्रेंड जो बेकी और उसके हस्बैंड के साथ पहाड़ों पर जाया करती थी। बेकी पूरे 1 साल बाद अपनी इस फ्रेंड से मिल रही थी। हंटर बेकी का मूड अच्छा करने के लिए उससे फिर से किसी एडवेंचरस जगह पर चलने को कहती है। हंटर बेकी को अपने फोन में एक टावर को दिखाते हुए उसके बारे में बताती है, जो कि हाइट में 2000 फीट ऊंची है और एक डेजर्ट के बिल्कुल बीचों बीच में मौजूद है, जहां लोगों का आना जाना बहुत ही कम होता है। हंटर कहती है कि हमें इस बार हाइकिंग के लिए वहीं चलना चाहिए। पहले तो बेकी काफी मना करती है, मगर जब हंटर उससे कहती है कि तुम वहां जाकर अपने हस्बैंड की राख को हवा में उड़ा देना, जिससे उसकी रूह को आज़ादी मिल जाएगी। ये सब सुनकर बेकी भी मान जाती है और फिर दोनों निकल जाती हैं। रास्ते में दोनों खूब एंजॉय कर रही थी, वीडियोस बनाती हैं, फोटोज खींचती हैं और फिर उन्हें अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी कर देती हैं और इतना एंजॉय करती हैं कि उन्हें कुछ होश ही नहीं रहता कि सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आ रहा है। इस तरह उनका एक खतरनाक एक्सीडेंट होते होते रह जाता है। खैर, इसके बाद ये लोग सीरियस होकर ड्राइविंग करती हैं और फाइनली अपनी मंजिल तक पहुंच भी जाती हैं। रास्ते में उन्हें कुछ परिंदे एक हिरन को खाते हुए दिखते हैं। हंटर उन परिंदों को वहां से भगाकर उस हिरन की पिक लेती है और उसको अपने इंस्टा पर पोस्ट कर देती है। इसके बाद ये लोग टावर के सामने पहुंच चुकी थी। इतने ऊंचे टावर को देखकर बिकी की तो हालत ही खराब हो चुकी थी। हंटर तो बगैर डरे और कुछ सोचे समझे बगैर ही उस टावर पर चढ़ने लगती है, जबकि बेकी टावर के जंग आलूद सीढ़ियों को देखकर और भी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो जंग आलूद और पुराना होने की वजह से बहुत ज्यादा हिल रही थी। खैर, दोनों टावर पर चढ़ना शुरू करती हैं और थोड़ी ही देर में ये काफी ऊपर आ चुकी थी। इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से वहाँ बहुत तेज हवा चल रही थी। हंटर बिकी को बताती है कि अभी हम आधी टावर क्रॉस कर चुके हैं, मतलब के 1000 फीट, जो कि बहुत ज्यादा होता है। डरते डरते किसी तरह ये दोनों फाइनली टावर के टॉप तक पहुंची चुकी थी, मतलब 2000 फीट की बुलंदी पर। बिकी और हंटर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस दौरान ये ऊपर चल रही थी इस टायर्स के स्क्रू खुल जाते हैं, क्योंकि ये टावर बहुत ही पुरानी और डेलिकेट कंडीशन में थी। दोनों टॉप तक पहुंचने के बाद बहुत खुश होती हैं और अपनी वीडियोस बनाती हैं। हंटर अपना ड्रोन कैमरा उड़ाती है और अलग अलग तरह से अपनी पिक्स क्लिक कराती है। वो ऐसा बिकी को भी करने को कहती है। बिकी काफी डरी हुई थी, मगर हंटर के कहने पर वो अपने डर पर कंट्रोल करते हुए टावर से लटक जाती है और अपनी पिक्स क्लिक करवाती है, जिसके बाद वो ऊपर आ जाती है। यहाँ हंटर ने बिकी को गले लगा लिया था। इसके बाद बिकी अपने हस्बैंड की राख को वहाँ से नीचे उड़ा देती है और अब उसको भी सुकून मिल गया था। थोड़ी देर तक दोनों डैम यानी बिकी के हस्बैंड के बारे में बातें करती हैं और उसको याद करती हैं, जिसके बाद ये लोग दोबारा नीचे जाने की तैयारी करती हैं। सबसे पहले बिकी नीचे उतरती है, मगर क्योंकि इस पुरानी और जंग आलूद सीढ़ियों का नट तो पहले ही खुल चुका था, इसलिए वो खुल जाती है और बिकी रस्सी से नीचे झूल जाती है। लेकिन हंटर ने किसी तरह से बिकी को ऊपर खींच लिया था। अब ये दोनों 2000 फीट ऊंचे टावर पर फंस चुकी थी। वो बैग जिसमें उनका खाना और ड्रोन था वो भी बिकी से नीचे गिर चुका था और टावर के एंटीना में फंस गया था, मगर वहां तक पहुंचना फिलहाल इनके लिए मुमकिन नहीं था,
क्योंकि ये एक सहराई इलाका है, ऊपर से इतने ऊंचाई पर होने की वजह से उनके फोन पर सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। यहीं उन्हें टावर से एक दूरबीन और फ्लेयर गन मिलती है, मगर इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि फ्लेयर गन को दिन के उजाले में कोई भी नहीं देख पाएगा। तभी हंटर की नज़र बेकी के जख्मी पैर पर पड़ती है। वो उसके पैर पर बैंडेज करती है। अब ये लोग कुछ नहीं कर सकती थी, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वहीं बैठकर अपना व्लॉग कंप्लीट करती हैं। कुछ वक्त और गुजर जाने के बाद हंटर अपनी दूरबीन से इधर उधर देखती है कि शायद कोई इंसान उन्हें मिल जाए जिससे ये हेल्प मांग सकें, मगर वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं था। इसके बाद हंटर अपनी उसी पोस्ट को देखती है जो उसने थोड़ी देर पहले यहाँ आते वक्त एक मरी हुई हिरन की थी। उस पर कुछ लाइक्स और कमेंट्स थे, इसका मतलब जमीन पर उस वक्त नेटवर्क आ रहे। वो फैसला करती है कि अपने फ्रेंड से हेल्प मांगेगी। हंटर हेल्प के लिए अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करती है और फोन को रस्सी से बांधकर नीचे फेंकती है ताकि उसमें सिग्नल आ जाए और उसका पोस्ट सेंड हो जाए, जिससे उसके फैन उनकी मदद करने के लिए यहाँ पहुँच जाएं। मगर काफ़ी टाइम वेट करने पर भी सिग्नल नहीं आते और उसका पोस्ट डिलीवर नहीं हो पाता। अब हंटर सोचती है कि वो अपने फ़ोन को नीचे फेंक देगी, इसलिए सबसे पहले वो अपने मोबाइल को सॉक्स के अंदर डालती है और फिर शूज के अंदर रखती है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि उसका फोन जमीन पर गिरने से टूटे नहीं, और फिर ये अपने फोन को शूज के साथ नीचे जमीन पर फेंक देती हैं, जिससे जमीन पर नेटवर्क आ जाएंगे और उनका पोस्ट डिलीवर हो जाएगी। थोड़ी देर बाद जब हंटर अपने दूरबीन से नीचे देखती है तो वहाँ एक आदमी अपने डॉग के साथ आया हुआ था, जो कि अपने फोन पर किसी से बात करने में बिजी था। विकी उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए अपना एक और शूज नीचे फेंकती है, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि वो शूज को देख भी लेता है, मगर उसको लगता है कि ये पहले से ही यहाँ होगा, और जाहिर है वो दोनों 2000 फीट की बुलंदी पर थी, तो वो ना तो उन्हें देख सकता था और ना ही उनकी आवाज़ सुन सकता था। इसलिए सब कुछ इग्नोर करके वो आदमी अपने डॉग के साथ वहाँ से चला जाता है। विकी फ्लेयर गन यहाँ यूज़ करने ही वाली थी, मगर हंटर उसको रोकती है, ये कहते हुए कि अभी थोड़ा और वेट करो, क्या पता यहाँ कोई आ जाए। इंतजार करते करते रात हो जाती है। विकी वो फ्लेयर गन यूज करती है, जिसको दूर मौजूद कुछ लोग नोटिस भी कर लेते हैं। हंटर विकी के फोन की लाइट ऑन करके उसको हिलाने लगती है, मगर इनके इतने ऊंचाई पर होने की वजह से वो लोग इनकी हेल्प के लिए नहीं आते, बल्कि उल्टा उनकी गाड़ी ही चुरा कर भाग जाते हैं। अब विकी और हंटर अपनी सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी। काफी रात भी हो चुकी थी और इन्हें नींद भी आ रही थी, इसलिए ये दोनों वहीं सो जाती हैं। मगर जगह कम होने की वजह से हंटर वहां से गिरने ही वाली थी कि बेकी उसे पकड़ लेती है। इसी दौरान बेकी हंटर के पैर पर एक टैटू का मार्क देखती है, जिसमें उसने 143 लिखवाया हुआ था, जो देखकर वो काफी हैरान रह जाती है, क्योंकि बेकी का हस्बैंड उसको हमेशा आई लव यू के रिप्लाई में 143 कहा करता था। इसलिए बेकी को हंटर पर शक होने लगता है कि उसके हस्बैंड और हंटर के बीच में कुछ तो था। यहाँ हंटर भी सब कुछ उसको सच बता देती है, अपने और बेकी के हस्बैंड यानी डैन के अफेयर के बारे में, और वो बेकी से माफ़ी भी मांगती है। ये सब सुनकर बेकी काफ़ी दुखी हो चुकी थी। इसी दौरान बेकी की नज़र अपने उस नीचे गिरे हुए बैग पर पड़ती है, जो अभी भी उस एंटीना पर फंसा हुआ था, जिसमें उनकी ड्रोन और खाने पीने की चीजें थीं। अब किसी भी तरह से उन्हें उस रस्सी को ऊपर लाना होगा, मगर यहाँ क्योंकि सीढ़ियाँ नहीं थीं और उस बैग तक जाना इतना भी आसान नहीं था। मगर हंटर, जो कि काफी निडर है, वो रस्सी की मदद से नीचे जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उस एंटीना तक पहुँचती रस्सी छोटी पड़ जाती है। मगर हंटर भी कुछ कम नहीं थी, वो यहाँ से छलांग लगाकर एंटीना तक पहुंची जाती है। इसके बाद वो बैग लेकर वापस ऊपर जाने के लिए एक स्टिक की मदद से उस बैग को रस्सी में फंसाती है और फिर खुद भी जम लगाकर उस रस्सी को पकड़ लेती है। मगर रस्सी की मदद से ऊपर जाना कोई आसान काम नहीं था। उसके हाथ भी काफ़ी जख्मी हो गए थे, जिसकी वजह से रस्सी उससे छूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। बेकी को लगता है कि हंटर मर चुकी है, मगर जब वो नीचे देखती है तो उसको पता चलता है हंटर जिंदा है और रस्सी से लटकी हुई है। बेकी किसी तरह से हंटर को ऊपर लाने में कामयाब हो जाती है और इस तरह से उसकी जान बच जाती है। इसके बाद बेकी ड्रोन पर एक हेल्प नोट लिखकर लगाती है और उसको उड़ाने लगती है, मगर थोड़ा ही दूर जाने के बाद ड्रोन की बैटरी लो हो जाती है, इसलिए उन्हें ड्रोन को वापस बुलाना पड़ता है। अब रात हो चुकी थी और ये दोनों सो जाती हैं।
अचानक बेकी देखती है कि उसकी फ्रेंड हंटर नीचे गिरकर मर चुकी है और जंगली परिंदे उसको नोच कर खा रहे हैं कि अचानक बेकी की आंख खुल जाती है। मतलब कि वो सिर्फ एक ख्वाब देख रही थी। टावर के ऊपर मौजूद एक रेड लाइट को देखकर बेकी को आइडिया आता है कि वो सुबह होते ही अपने ड्रोन को उस एंटीना की मदद से चार्ज करेगी और नेक्स्ट मॉर्निंग वो ऐसे ही करती है। ऊपर जाकर वो ड्रोन को चार्ज करती है और उस वक्त तक लटकी रहती है जब तक उसका ड्रोन चार्ज ना हो गया हो। इसके बाद बेकी दोबारा एक नोट लेकर उस ड्रोन पर लगाती है और उड़ाते हुए उस घर की तरफ जाने लगती है। मगर इससे पहले कि वो ड्रोन उस घर तक पहुंचता, पीछे से एक गाड़ी आकर ड्रोन के ऊपर चढ़ जाती है और उसके कई टुकड़े हो जाते हैं। अब उनकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी कि कोई उनकी मदद करने के लिए यहाँ आएगा। बेकी की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी भूख और प्यास की वजह से। तभी वो हंटर से उसकी शूज मांगती है और कहती है कि मैं एक बार फिर से मोबाइल पर मैसेज सेंड करूंगी और शू को नीचे फेंकेंगे तो क्या पता सिग्नल आ जाए और मेरे डैड को हमारा मैसेज मिल जाए, वो हमारी हेल्प के लिए यहाँ आ जाएं। मगर हंटर उसे मना कर देती है और यहाँ स्टोरी में एक मेन ट्विस्ट आता है। दरअसल हंटर बेकी के साथ तो थी ही नहीं, वो तो उसी वक्त मर चुकी थी जब वो बैग लेने के लिए नीचे गई थी। ये सब तो सिर्फ बेकी का हेलुसिनेशन था कि हंटर उसके साथ है। बेकी नीचे एंटीना पर देखती है कि उसकी फ्रेंड हंटर की बॉडी को परिंदे खा रहे थे। ये देखकर वो बहुत रोती है। उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि उसके हेल्प के लिए यहाँ कोई नहीं आएगा और वो भी इसी तरह से मर जाएगी। इसलिए वो अपनी एक आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करती है अपने डैड के लिए। अगले दिन का सीन दिखाते हैं। बेकी को मरा हुआ समझकर उसको भी खाने के लिए एक परिंदा आता है और उसके पैर पर लगी चोट को खाने लगता है। मगर बेकी उस परिंदे की गर्दन तोड़कर उसको कच्चा ही खा जाती है, जिससे उसमें काफी एनर्जी आ गई थी और वो एक बार फिर से हिम्मत जुटाते हुए रस्सी की मदद से एंटीना तक जाती है जहां उसकी फ्रेंड हंटर की बॉडी लटकी हुई थी। इसके बाद वो फोन से अपने डैड को हेल्प के लिए मैसेज करके हंटर की शूज में डाल देती है और उसकी बॉडी से बांधकर उसको सॉरी कहते हुए नीचे फेंक देती है। बेकी ने शूज को हंटर की बॉडी से बांधकर इसलिए नीचे फेंका था ताकि फोन टूटे ना, क्योंकि पहले जब इन लोगों ने शूज के साथ फोन को फेंका था तो वो टूट गया था, जिसकी वजह से उनका मैसेज डिलीवर हुआ ही नहीं था। हंटर की बॉडी नीचे गिरने से बेकी के फोन में सिग्नल आ जाता है और उसके फादर को उसका हेल्प वाला मैसेज सेंड हो जाता है। कुछ घंटे बाद का सीन दिखाते हैं जब रात हो चुकी थी। बेकी के फादर अपनी बेटी के मैसेज की मिलने की वजह से वहां टावर के पास पहुंच चुके थे, जहां पहले से ही पुलिस आ चुकी थी। हंटर की बॉडी को देखकर बेकी के फादर को लगता है कि उनकी बेटी मर चुकी है। वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, मगर तभी उनकी नजर पीछे खड़ी बेकी पर पड़ती है जो कि बिल्कुल सेफ थी। उसके साथ डॉक्टर्स भी थे। वो भागकर बेकी को गले से लगा लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।